रामायण में एक प्रसंग आता है। राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण के कई भाई और परिवारीजन मारे जा चुके थे। रावण युद्ध के मैदान में मृत्युशैया पर था, अर्थात अंतिम सांसें ले रहा था। राम इस बात को जानते थे कि रावण विद्वान है, रावण का अंतिम समय है, रावण के पास चलना चाहिए और उससे अंतिम उपदेश लेना चाहिए, ज्ञान की बात प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो लक्ष्मण के साथ रावण के पास गए। रावण के पास जाकर रावण से कहा, लंकेश, आपका अंतिम समय है, मैं आपके पास आपका अंतिम उपदेश लेने के लिए आया हूँ। रावण ने कहा, राम, मैं तुमसे कई मायनों में श्रेष्ठ हूँ, कई मायनों में अग्रणी हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो। इस मायने में मैं जाति से भी श्रेष्ठ हूँ। तुम्हारी उम्र कम है, मेरी उम्र ज़्यादा है। इस तरीके से मैं उम्र में भी तुमसे बड़ा हूँ। मेरा जो कुटुंब है तुम्हारे कुटुंब से बहुत बड़ा है। इस मामले में भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तुमसे अग्रणी हूँ। आपका अयोध्या का जो महल है वो स्वर्ण जटित होगा, लेकिन मेरी तो पूरी लंका ही सोने की है। अर्थात धन वैभव की दृष्टि से भी मैं तुमसे आगे हूँ, तुमसे बड़ा हूँ। मेरी इतनी बड़ी सेना और तुम्हारे पास सेना के नाम पर ये रीछ बानर, तो बल और पराक्रम की दृष्टि से भी मैं तुमसे आगे हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तुमसे बड़ा हूँ। मैं राजा और तुम वनवासी, तो इस दृष्टि से भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। और तपस्या की दृष्टि से भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बड़ा हूँ। इतनी श्रेष्ठताओं के बावजूद भी युद्ध के मैदान में मैं तुमसे पराजित हो गया और इतनी कमजोरियों के होते हुए भी तुम युद्ध में विजयी हुए। इसका क्या कारण है, क्या तुम बता सकते हो? राम ने कहा, लंकेश, इसका उत्तर मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। राम ने जब ये बात कही तो रावण ने कहा, राम, इतनी श्रेष्ठताओं के बावजूद भी मैं युद्ध के क्षेत्र में पराजित हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ है और इतनी कमजोरियों के होते हुए भी तुम युद्ध में विजयी हो गए। क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। मेरा भाई मेरे खिलाफ इसलिए हुआ कि मैंने उचित सलाह नहीं मानी। अगर मैंने उसकी उचित सलाह मानी होती तो पहले तो ये युद्ध होता ही नहीं। या अन्य किसी कारण से अगर युद्ध होता भी और मेरा भाई विभीषण मेरे साथ होता और तुम पूरे अयोध्या की सेना लाकर युद्ध करते तो किसी भी कीमत पर तुम हमको पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय मेरा भाई मेरे साथ में होता। मेरा भाई साथ में नहीं था, इसलिए इतनी श्रेष्ठताओं के बावजूद भी मैं युद्ध में परास्त हो गया, पराजित हो गया। दुनिया के लोगों को मेरा यही संदेश है कि मैंने जो भूल की है वे वह भूल न करें। मैंने भाई की उचित सलाह नहीं मानी, इसलिए मेरा भाई मेरे खिलाफ हुआ, मुझसे दूर हुआ।
आप सबसे यही कहना है कि अपने भाई की उचित सलाह को मानिए, उसके साथ भेदभाव मत करिए, उससे प्रेम बना करके रखिए, सामंजस्य बना करके रखिए। यदि आपका भाई आपके साथ में रहेगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। मैं परास्त इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा भाई मुझसे अलग था, मुझसे दूर था, मेरे खिलाफ था। मेरा यही उपदेश है दुनिया के लोगों के लिए कि वो यथासंभव अपने भाई से बिगाड़ न करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बेटे और बेटियों, हम छोटी छोटी बातों में अपने भाई से बिगाड़ कर लेते हैं। नियत में खोट के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण अपने भाई से दूरी बना लेते हैं। पत्नी के कहने में आकर, बेटों के कहने में आकर और निजी स्वार्थ के कारण उस भाई से दूरी बना लेते हैं जिस भाई ने हमको अपने कंधे पर बैठाया, गोद में खिलाया, उंगली पकड़ करके चलाया और हमारी प्रारंभिक शिक्षा में उसने थोड़ा बहुत योगदान दिया। अथवा जिस भाई को हमने अपने कंधे पर बैठाया, गोद में खिलाया, उंगली पकड़ करके चलाया और उसकी प्रारंभिक शिक्षा में हमने योगदान दिया, ऐसे भाई से बिगाड़ करके, ऐसे भाई से दूरी बना करके हम पूरा जीवन गुजारते हैं। मनमुटाव बनाते हैं। प्रिय बेटे और बेटियों, भाई हमारा पहले आया, पत्नी बाद में आई, हमारी संतानें हमारे बाद में आई। हमारी प्रगति में भाई का योगदान है यदि वो बड़ा है, और छोटा है तो छोटे की प्रगति में हमारा योगदान है। तो उससे बिगाड़ न करें, उससे दूरी न बनाएं, यह हमारी सोच होनी चाहिए। घर की संपत्ति के बंटवारे के समय थोड़ी सी ज़मीन या थोड़ी सी संपत्ति के पीछे हम भाई से दूरी बनाते हैं, उससे अलगाव करते हैं, और जो बात आपस में बैठ कर के सुलझा लेनी चाहिए, जिस मामले को परिवार में बैठ कर के सुलझाया जा सकता है, तो ऐसे मामले को परिवार में न सुलझा करके हम मुकदमेबाजी करते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और श्रम बर्बाद करते हैं। हमारा कहना ये है कि यदि आप परिवार में बड़े हैं और आर्थिक दृष्टि से आप दूसरे भाइयों की तुलना में अधिक संपन्न हैं, तो थोड़ा बहुत घाटा सहने की गुंजाइश रखिए। क्योंकि दूसरे भाई यदि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और थोड़ा बहुत यदि हमको कम मिल रहा है, थोड़ा बहुत घाटा हो रहा है, तो हम प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार करें। बड़े होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि बंटवारा हम स्वयं करें, और जो छोटा है उसको कहें कि इस संपत्ति के मैंने इतने हिस्से कर दिए हैं, जो चाहे सो ले ले। ये बड़े भाई का फर्ज होता है। और कई मामलों में बड़े भाई ऐसा करते हैं, और कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें बड़े भाई ऐसा नहीं करते हैं। और जो बड़े भाई ऐसा नहीं करते हैं, वहीं पर परिवार में मनमुटाव पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है, भाइयों के बीच दूरी बनती है और वो ज़िंदगी भर अलग रहते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं। जो भाई समर्थ हैं उनको चाहिए कि कमज़ोर की सहायता करें, आर्थिक दृष्टि से जो हल्का है उसकी सहायता करें।
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अधिकांश परिवारों के मुखिया ये शिकायत करते हैं कि जब मेरे बेटों की शादी नहीं हुई थी तो हमारे बेटों के बीच में बहुत प्रेम था। वो आपस में मिलजुल कर के रहते थे। घर का काम, दुकान का काम, खेती का काम, बिजनेस का काम सब मिलजुल कर के करते थे। किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था। लेकिन जब से अलग अलग परिवारों की बहुएं हमारे घर में आई हैं, तब से ही उन्होंने घर में कोहराम मचा रखा है, हमारे घर को नरक बना रखा है। रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है और उस लड़ाई झगड़े के कारण हमारे जो बेटों में मनमुटाव पैदा हो गया है। उस तरह का प्रेम नहीं है, उस तरह का सामंजस्य नहीं है जिस तरह का सामंजस्य, जिस तरह का प्रेम शादी के पहले था। तो मैं बहन बेटियों से ये कहना चाहता हूँ, बहुओं से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पति बड़े आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, अन्य भाई कुछ कमज़ोर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आपके पति की तुलना में हल्की है, यदि वो परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं और स्वेच्छा से आपके पति कुछ घाटा सह करके बंटवारा कर रहे हैं और स्वेच्छा से उसको ले रहे हैं, तो आप उसमें दखलंदाजी मत करिए, आप उसमें व्यवधान पैदा मत करिए। आपके ससुर हैं, पेंशनर हैं, या उनके पास कुछ जमा पूंजी है, जमा धन है। आपके पति, मान लीजिए 3 भाई हैं, आपके पति की सर्विस लगी हुई है, आपका मकान भी अच्छा है, आपकी बेटी एक है और दूसरा भाई है, उसकी नौकरी नहीं लगी है, वो गांव में रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, विवाह के लिए उसके पास 2 बेटियां हैं। आपके ससुर अपने पेंशन के पैसे से या जमा पूंजी में से उस कमज़ोर बेटे की सहायता करते हैं, तो आप उसमें दखलंदाजी मत करिए। ये मत कहिए कि बाप के लिए तो सब बेटे बराबर हैं, अपना पैसा सबको बराबर बांटना चाहिए, ऐसा नहीं। पिता का ये फर्ज है कि जो कमज़ोर है उसकी सहायता करें। मान लीजिए आपके ही 2 बेटे, भविष्य में आपके एक बेटे की नौकरी लग जाती है, दूसरे बेटे की नौकरी नहीं लगती है। जिसकी नौकरी लग जाती है उसके एक बेटी है, वो जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसके 2 बेटियां हैं। और आपके पास संपत्ति है, आपके पास जमा पूंजी है, तो आप किसकी सहायता करेंगे? आप उसकी सहायता करेंगे जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। तो जब आप स्वयं आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बेटे की सहायता करेंगे, तो आपके ससुर यदि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बेटे की सहायता करते हैं, तो फिर आपको उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उसमें व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने परिवार में अपने जेठ, देवर, इनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए आप अपने ससुर को, सास को ये कहेंगी कि माताजी, पिताजी, आपके जो 2 बेटे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, आप उनकी सहायता करिए। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमारी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बात आप अपने सास या ससुर से कहेंगी तो परिवार में विघटन नहीं होगा और सभी भाइयों में प्रेम सामंजस्य बना रहेगा। रावण ने जो कहा था कि यथासंभव अपने भाई से बिगाड़ मत करिए, तो आपके पति के मन में अपने भाइयों के प्रति प्रेम बना रहेगा यदि आप उसमें व्यवधान पैदा नहीं करेंगे तो। अतः आपसे यही कहना है कि परिवार की प्रगति के लिए, भाइयों में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के लिए
आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। यदि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगी तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपका परिवार है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।